नमस्कार। योग आसन सभी करना चाहते हैं, लेकिन आसनों का एक हिसाब होता है कि कैसे हमें इसको शुरू करना है और फिर उसके बाद में किस प्रकार जो है आसनों की गति और क्या तरीका रखना चाहिए और उसके मिक्सचर जो है, मूल बात है उसका मिक्सचर कैसा होना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी जोशीले लोग हैं क्योंकि हमारा भारत है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। गर्मी का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो गर्मी जहाँ आती है वहाँ उग्रता आती है और उत्साह आता है। तो हम उत्साही हैं, कोई भी बात होती है हाथों हाथ उत्साह में आ जाते हैं, लेकिन फिर थकान आके बैठ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें शुरुआत हमेशा धीमी करनी है और फिर उसके बाद में गति बढ़ानी है। तरीका यही रहता है, भले ही आसनों में हो चाहे प्राणायाम में हो। अगर इस गति को आप फॉलो करेंगे, चाहे एक्सरसाइज कहीं भी जिमिंग में जाए, यही तरीका होता है, धीरे से ज़्यादा, हमेशा यही रखना है। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जैसे पहले दिन आपने किसी योगाचार्य का कोई वीडियो देखा और आपने किसी भी आसन को अपना लिया। चलिए, जैसे मैंने सूर्य नमस्कार बताया और आपने देखा और जोश में आ गए कि आज तो सूर्य नमस्कार मैं 10-15 कर ही दूँ। उस दिन सूर्य नमस्कार कर लिया तो जिस जिस बॉडी पार्ट पे खिंचाव आया वो बॉडी पार्ट इतना खतरनाक दर्द करेगा अगले 5-7 दिन तक, तो आप फिर उसके बाद में योग को भूल ही जाएंगे। आप कहेंगे इस योग को तो करने की आवश्यकता ही नहीं। अब जैसे अगर हम साइड के पोस्चर करते हैं, त्रिकोणासन करते हैं या तिर्यक ताड़ासन करते हैं, तो ये जो हिस्सा है ये तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ये तो इतना जल्दी इस पर इफेक्ट आता है कि अगर आपने फर्स्ट डे 5 बार भी झुकने वाला कर लिया तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर एसिड्स जम जाएंगे और जिसको हमारी भाषा में कहते हैं बरक बनना कहते हैं, ये यहाँ पर एकदम टाइट हार्ड हो जाएगा और ये दर्द आपको बड़ा परेशान करेगा। 5 दिन 10 दिन तक भी कर सकता है। अब क्या होता है कि हम फर्स्ट डे कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अगले दिन उठते हैं, जब दर्द होता है पूरे दिन दर्द नहीं होगा। आप अगले दिन जब सो के उठेंगे तब आपको दर्द होगा और वो जो दर्द है ना, वो फिर ऐसे लगेगा जैसे मैं कोई बीमार हो गया या कोई ना कोई बीमारी हुई है, मुझे योग करने से बीमारी हो गई, ऐसा फीलिंग आपको रहेगा। तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो समझ में, क्योंकि आप उनको बताएंगे ही नहीं कि भाई मैंने पहले दिन क्या किया था, और अनुभवी डॉक्टर होंगे तो वो आपको पूछ भी लेंगे। तो अगर ऐसा है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं फर्स्ट डे मैंने किसी पार्ट की, एक बॉडी पार्ट की, अब जैसे किसी ने एक्सरसाइज की, किसी ने योगासन किए पीछे झुकने वाले, तो उसमें इतना कोई कहीं ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं है जिसमें ज़्यादा खिंचाव आता है। लेकिन अगर पाद हस्तासन ज़्यादा कर लिया तो पैरों के पीछे की नसों में आपको दर्द वैसा ही महसूस होगा जैसे यहाँ होगा। अब 2 व्यक्तियों ने 2 आसन किए और अगले दिन दोनों के अलग अलग दर्द हुआ तो क्या कहेंगे, अरे तुमने योग किया तुम्हारे पैरों में दर्द हो गया, मैंने योग किया मेरे यहाँ पर हो गया। ये जो चीज़ें हैं इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस आसन को करते हैं, जिस बॉडी पार्ट का वो हिस्सा होता है वहीं पर वो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब आप खींचते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ऑक्सीजन के साथ शरीर के बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो इन मसल्स में जाते हैं। ब्लड तो जो है वो निकल जाता है, लेकिन एसिड्स वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं और वो फिर आपको ठीक करना है तो आप अगले दिन भी वही एक्सरसाइज दोबारा रिपीट करो, उससे अगले दिन दोबारा रिपीट करो, 3 दिन में वो ठीक हो जाता है। फिर उससे बॉडी पार्ट की कैपेसिटी बन जाती है। आप पहले दिन 3 बार करते हैं तो लगभग 6-7 दिन बाद में आपकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है जैसे 20 से 30 बार भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डे आपने 20 से 30 बार कर लिया तो फिर पंगा हो जाएगा। तो ये तो है हमारी शुरुआत। हमें शुरुआत कैसे करनी है, तो आप समझ गए कि हम सिंगल आसन को करते हैं तो दर्द क्यों होता है। तो मूल बात है कि किसी भी आसन को हम करेंगे दर्द होगा। तो फर्स्ट डे आपकी भले ही कितनी ताकत हो, भले ही कैपेसिटी हो। कई लोग क्या कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही योग कर रहा हूँ, मैं तो शुरू से ही जिमिंग कर रहा हूँ और मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे तो शरीर बहुत ताकतवर है। कितना भी ताकतवर हो, बड़े से बड़ा पहलवान भी पछाड़ खा के गिर जाता है। तो मूल बात यहाँ पर आती है कि हम भले ही नियमित योगी हैं, 1 महीने बीच में गैप लग गया या 15 दिन गैप लग गया तो फर्स्ट डे आपको वैसी ही शुरुआत करनी चाहिए जैसे एक बिगिनर को करनी है। ये मूल बात आप ध्यान रखना, तो आपको कभी ज़िंदगी में आसनों से दर्द वगैरह जो है वो बॉडी में कभी भी नहीं होगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अब हमने शुरुआत कर दी, हम बिगिनर से थोड़ा सा एक्सपर्ट में आने शुरू हो गए, 15-20 दिन हमें करना शुरू हो गया। तो अब क्या करना, हमें किस प्रकार के आसन करना। अब आप आसन तो कर रहे हो पीछे के कमर का फैट तो गया। अब आप कहते हो मेरा बेली फैट नहीं जा रहा, मैं तो योग कर रहा हूँ, कितने ही महीनों से कर रहा हूँ साहब, 2 महीने हो गए मुझे योग करते हुए और मेरे तो कमर का फैट तो गया, पेट का नहीं गया।
कैसे जाएगा? जिस बॉडी पार्ट को, जिस घर में, जिस रूम की झाड़ू निकालोगे सफाई तो वही होगी ना, दूसरे कमरे में अपने आप सफाई कैसे हो जाएगी? ये बॉडी पार्ट के हिस्से हैं। हमें इसीलिए तो सबके अलग अलग आसन बनाए गए हैं। आप ऐसा थोड़ी है एक ही आसन से पूरे शरीर को आप फॉलो कर लोगे, नहीं हो पाएगा। जिस बॉडी पार्ट, पेट में भी कई बॉडी पार्ट्स हैं, साइड का बॉडी पार्ट है, इसका पेट के नीचे का हिस्सा है, लोअर एब्स है, अपर एब्स है, साइड के, मतलब कितने हिस्से आप बना के चलिए। चेस्ट का भी अपर चेस्ट है, साइड का चेस्ट है, नीचे का चेस्ट है। अगर कंधे की बात करें तो इसमें भी कई बॉडी पार्ट है, डेल्टोइज है हमारे, टुकड़े टुकड़े करेंगे तो कई कई हिस्से इसके बन जाएंगे। हर बॉडी पार्ट की माइनर एक्सरसाइज होती है, वो तो जिम में होती है, लेकिन आसन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर आसन को सोच के बनाया गया है। मयूरासन है तो वो पेट के पार्ट्स पर ही इफेक्ट करेगा, वो शरीर में जहर नहीं बनने देगा, यानी ये जहर का स्थान है तो मयूरासन उसमें लाभ करेगा। उष्ट्रासन है तो वो आंतों को यहाँ से यहाँ तक की पूरी आंतों को खींचेगा। भुजंगासन है तो कमर के लंबर एरिए पे और आंतों में और चेस्ट पे, क्योंकि ये स्प्रेड होता है तो चेस्ट पे इफेक्ट करेगा। अगर पाद हस्तासन कर रहे हैं तो पीछे की पिंडलियों की नसों को खींचेगा। अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आगे और पीछे झुकने के दोनों पार्ट्स होते हैं उसमें, तो आगे और पीछे की नसें इससे एक्टिवेट होती है। सूर्य नमस्कार के लिए हमें साथ में ट्विस्टिंग भी करनी चाहिए, वो अलग चीज़ उसमें डाल देनी चाहिए। हमें पैकेज बनाना पड़ेगा। जैसे आप एक ही एक आटा खाते हैं, उससे डॉक्टर कहते हैं कि मल्टीग्रेन खाना चाहिए। कोई बीमारी जैसे शुगर है किसी को, अब शुगर में मल्टीग्रेन आटा बताया गया, क्यों? क्योंकि हर आटे का अपना इंग्रेडिएंट होता है, उसके अपने अपने तत्व होते हैं, और वो तत्व जो है वही हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। शरीर में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वैसा ही हमारे आसनों के ऊपर होता है। आप केवल बैक साइड के आसन करेंगे तो अदर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, तो फिर भी कई लोग मोटे हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं हम योग कर रहे थे मोटे हो रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? आपने जिस बॉडी पार्ट का किया वो तो ठीक हो गया, लेकिन अदर बॉडी पार्ट तो कैसे होगा? तो आपको अपना एक पैकेज बनाना चाहिए। तो आगे झुकने के आसन करने हैं तो साथ में पीछे झुकने के करने हैं, दोनों अगर कर रहे हैं तो साइड में ट्विस्टिंग के आसन करने हैं, ट्विस्टिंग के करेंगे तो ऊपर तानने के आसन भी साथ में करने हैं। और जिस बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम है उसको तो ज़रूर करना चाहिए, तो एक ही एक आसन के पीछे भी ना पड़े। कई लोग क्या होता है कि अगर भुजंगासन करने लग गए तो भुजंगासन को तो 5 मिनट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में शशकासन नहीं कर रहे, आगे झुकने के आसन नहीं कर रहे। अगर मंडूकासन करना है तो मंडूकासन नहीं कर रहे। एक आसन के पीछे पड़ेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। अब कोई व्यक्ति अगर मंडूकासन लगातार करे जा रहा है और वो केवल मंडूकासन कर रहा है तो उसको, उसकी पेट की जो मसल्स हैं, अदर मसल्स को आपने टोन नहीं किया, केवल एक मसल्स के पीछे पड़ गए, तो ये परेशानी का सबब हो सकता है, आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अत्यधिक मत करिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो है वो हर चीज़ की बुरी होती है, भले ही अच्छी चीज़ें, बादाम भी खाएंगे, अति खा जाएंगे तो वो भी शरीर में नुकसान करेगा। भोजन करेंगे वो भी अति खा गए तो उसकी भी बदहजमी हो जाएगी। तो ये आसनों का, योग का ये एक टेक्निक है जिसको आपको समझना चाहिए, और हमें योग आसनों को पूर्णतः सीख कर उसके बाद में जीवन में अपनाना चाहिए। योग को हमेशा आप सही दिशा में अपनाएंगे तो सही दिशा में उसका ट्रीटमेंट भी हमें ज़रूर मिलेगा। अब इसके क्रम की अगर बात करें तो आप देखें कि अष्टांग योग पतंजलि योग सूत्र में कहा गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम ये तो फॉलो करने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन आजकल जो योग का एक पैटर्न चला है कि आप आसन और प्राणायाम कर लीजिए, अपने मन में अपने आप ही सत्य बोलने का, अस्तेय का, अपरिग्रह का, अहिंसा का भाव ऑटोमेटिक आएगा, ब्रह्मचर्य का, ये भाव ऑटोमेटिक आएंगे हमारे। हम अपने आप में एक संतुष्टि, जो आंतरिक संतुष्टि मिलेगी वो आसनों से मिल जाएगी, वो प्राणायाम से मिलेगी। तो कम से कम आधे यम नियम जो है वो तो हम कम से कम फॉलो कर लेंगे। लेकिन अगर यम नियमों को पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार में, ब्रह्मचर्य में जब आश्रम में जाते थे तो वहाँ पर इन संस्कारों को, यम नियमों को फॉलो करवाते थे, लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा। तो अब आप गृहस्थ में हैं, योग करना शुरू करना है तो आसनों से शुरू कीजिए। आसन में भी मैंने आपको बिगनर्स के लिए कुछ शुरू करने वाले जो क्रियाएँ हैं वो बताई, जैसे कदम ताल से शुरू कर दीजिए, सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू कर दीजिए, फिर उसके बाद में आसनों को लीजिए। एक आसन आगे झुकने का, एक पीछे का, एक साइड का, दोनों तरफ का, और ऊपर तानने का, इस प्रकार के आसन। बैठ के 2-3 आसन, लेट के 2-3 आसन, सीधा लेट के, उल्टा लेट के 2-3 आसन, और फिर उसके बाद में आपको प्राणायाम में
जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपालभाति क्रिया हो गई, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, उज्जाई हो गया, भ्रामरी हो गया, ओम का जाप हो गया। ये कुछ चीज़ें आप अगर जीवन में अपना लेंगे तो ज़रूर उसका लाभ जो है वो मिलेगा। और योग जो है उसको आप ऐसा नहीं कहेंगे कि इससे तो मुझे नुकसान हो गया। नुकसान जब ही होगा जब आप एक ही आसन को एक ही तरीके से लगातार करते जाएंगे। अब जैसे कपालभाति का मुझे अनुभव आया, अभी परसों मेरे पास एक फ़ोन आया हमारे योग साधक का। उन्होंने कहा कि मैं 40-40 मिनट कपालभाति करने लगा। लाइपोमा हो गया उनको। लाइपोमा के लिए किसी ने कहा जो गांठें होती हैं, बता दिया कि कपालभाति से लाइपोमा कम हो जाता है। कपालभाति किया, उनका एक्सपीरियंस क्या था कि लाइपोमा से गांठें तो उस समय कम हुई, लेकिन यहाँ पर चेस्ट में पेन शुरू हो गया। अब चेस्ट में पेन मुझे समझ में नहीं आया, मैं कि भाई आप फ़ोन पे तो कैसे बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं चेक करवाया, मैंने डॉक्टर को, उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो मैं क्या ईसीजी में तो कुछ नहीं है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं कपालभाति कर रहा हूँ। कितना? 40 मिनट। अरे केवल कपालभाति 40 मिनट बहुत होता है, क्योंकि ये स्ट्रोक जब लगता है तो यहाँ पर प्रेशर आता है, उसके साथ हमें कुछ आसनों को डालना चाहिए था। अब वो आसन डाले नहीं, केवल कपालभाति एक ही एक तरफ आपने स्ट्रोक किया और फिर अनुलोम विलोम भी उतनी मात्रा में नहीं किया, तो फिर समस्या आ गई ना। तो उससे ये चेस्ट पेन शुरू हो गया। अब चेस्ट पेन से फिर कई बीमारियां शुरू होती हैं। आप जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, 10 चीज़ें चेक करेंगे तो एक बीमारी तो कहीं ना कहीं तो निकल के आएगी ना। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा बच के रहिए कि कोई भी एक क्रिया। मैंने फिर उनको कहा कपालभाति बंद कर दीजिए। ये फ़ोन हालांकि मेरे पास 15 दिन पहले आया था, फिर परसों दोबारा आया, तो मैंने उनको कपालभाति बंद करने का कहा। परसों उन्होंने कहा मेरे चेस्ट पेन में जो पूरे दिन दर्द होता था, अब सोता हूँ तब होता है और कुछ क्रियाएं करता हूँ तब होता है, बाकी पूरे दिन जो सारे दिन दर्द होता रहता था वो दर्द मेरा पूरे दिन का ख़त्म हो चुका है। क्या किया हमने? कुछ किया नहीं, हमने बंद किया। क्या किया? कपालभाति बंद किया, क्योंकि उसके स्ट्रोक की वजह से उनको दर्द था। ये समझ हमें होनी चाहिए कि हम किस चीज़ को बंद करें, किसको शुरू करें। ये अगर आप कर लेंगे तो जीवन में उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो योग की क्रियाओं को जीवन में सही तरीके से अपनाइएगा और इसका लाभ लीजिएगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी रहेगा, और जो लगातार कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी कुछ समझ में बात आएगी। तो एक कंपाइल मैंने ये बात आपको कही है, ये आप तक पहुँचे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं त्रिनेत्र योग धाम के इस पवित्र स्थान से आपको जो है शुभकामनाएँ देता हूँ। और आगामी समय जब भी हमें मौका मिलेगा हम यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, और ऐसा एक प्रयास रहेगा कि आपको योग के माध्यम से स्वस्थ होने की एक गति हम प्रदान करें, एक प्रयास करें। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।